नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महागठबंधन में अभी जो समझौता हुआ है, चाहे वो सीट शेयर को लेकर हो या फिर सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे की घोषणा की बात हो, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। राहुल गांधी की वजह से बिहार कांग्रेस बुरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब तो राहुल गांधी ने बिहार से दूरी बना ही रखी थी, पर अब खबर ये सामने आ रही है कि लोक आस्था के महापर्व छठ के बाद राहुल गांधी उत्तर बिहार के किसी शहर से अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर सकते हैं। पर अब राहुल गांधी के दौरे का कोई खास असर तो दिखता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस बुरी तरह से एक्सपोज्ड हो गई है और साथ ही एसआईआर को लेकर राहुल गांधी को बड़ा झटका भी लगा है। राहुल गांधी वोट चोरी का जितना भी एजेंडा चला ले, एसआईआर को लेकर चीख ले, चिल्ला ले, पर चुनाव आयोग ने यह तय कर दिया है कि देश भर में एसआईआर होकर ही रहेगा। 5 प्रमुख राज्यों असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है, जो राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। साथ ही झटका राहुल गांधी को कोर्ट से भी लगा है। पीएम मोदी की मां को अपशब्द बोलने और भ्रामक प्रचार पर देश को तोड़ने की साजिश के मसले में कोर्ट ने 6 नवंबर की सुनवाई की तारीख तय कर दी है, जिसमें सबूत भी पेश किए जाएंगे। तो कैसे फंसते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी अलग अलग मुद्दों पर, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले बात राहुल गांधी के बिहार दौरे की। अब तक तो कोई खबर नहीं थी कि राहुल गांधी बिहार जाएंगे। अब बताया जा रहा है कि छठ के बाद संभवतः 28 तारीख को अपनी पहली रैली करेंगे। क्या कोई फायदा अब मिल पाएगा राहुल गांधी को? देखिए, ये ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। पहले चरण का चुनाव है 6 नवंबर को। अब ये खबर आ रही है, वो भी पुष्ट खबर नहीं है, सूत्रों के हवाले से ये खबर चल रही है कि शायद 28 तारीख को राहुल गांधी पटना जाएंगे और उसी दिन खबर ये भी आ रही है कि शायद महागठबंधन अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेगा और यह भी संभव है कि उसी दिन तेजस्वी यादव के साथ उनकी कोई रैली भी हो। अभी ये सारी चीजें सूत्रों के हवाले से मीडिया में आ रही है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ तो लीड दिया गया होगा। तो अगर 28 को अगर नहीं होता है, 29 को हो जाए, मतलब छठ के बाद राहुल गांधी बिहार जाने का प्लान बना रहे हैं। अभी तक खबर यह है कि शायद 28 तारीख को वहां पे कोई रैली करेंगे और शायद महागठबंधन अपना मैनिफेस्टो भी रिलीज करेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, यह ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। अगर आप कंपेयर कीजिए एनडीए से, तो वहां ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री की कई रैलियां हो चुकी हैं, अमित शाह की कई रैलियां हो चुकी हैं, जेपी नड्डा की कई रैलियां हो चुकी हैं, और उसके अलावा जो स्थानीय बड़े नेता हैं, जैसे जदयू में नीतीश कुमार हैं, आपको बीजेपी में सम्राट चौधरी हैं, विजय कुमार सिन्हा हैं, तमाम ऐसे नेता उनकी रैलियां हो रही हैं। लेकिन ये महागठबंधन है जो पूरी तरह से फंसा हुआ था। सीटों का वितरण कैसे हो, किसको कौन सी सीट मिले, इसको लेकर के वो बुरी तरह परेशान थे। अब राहुल गांधी के साथ चुनौती क्या है? देखिए, अब वहां जाएंगे, उनको ज्वाइंट रैली करनी है, लेकिन उससे पहले जैसे ही वो पटना में लैंड करेंगे, आप मान के चलिए कि जिस तरह से ये नारे लगे हैं कृष्णा अल्लावरू के बारे में कि तुम बिहार से भगाओ, इनको बिहार के प्रभारी पद से हटाओ, तो ये राहुल गांधी के सामने भी ये सवाल उठेगा, क्योंकि कृष्णा अल्लावरू उनका अपना अलग से कोई वजूद नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कांग्रेस में, हैंड पिक्ड होते हैं, जिनको राहुल गांधी पसंद करते हैं। वो कहते हैं जी आप जाकर के बिहार का प्रभार संभालिए। अब इतने गंभीर आरोप लगे हैं कृष्णा अल्लावरू पे कि पैसा लेकर के उन्होंने टिकट बांटा है, तो अंत में ये सवाल राहुल गांधी के सामने भी उठेगा। अब वो करेंगे तो क्या करेंगे? अब पहले वो मैनिफेस्टो बनाएंगे कि पहले अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके इसको रिजॉल्व करेंगे। और जैसा मैंने कहा आपको, 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है। अब वक्त कितना है, क्या मैसेज लेकर के जाएंगे? और ये उन्होंने जो तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया, वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। और आप ये भी देखिए कि हम लोग कई लगातार ये कह रहे हैं कि ये एक डबल एजेड वेपन बन गया है। तेजस्वी के ऊपर भ्रष्टाचार के जितने आरोप हैं, लालू परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के जितने आरोप हैं, अब ये सारे सवाल राहुल गांधी से भी पूछे जाएंगे कि भाई आप महागठबंधन की तरफ से आपने जिसको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया है, वो तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। और आप बात करते हैं अडानी की, आप बात करते हैं अंबानी की और उनके भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं। और यहां एक ऐसा व्यक्ति है लालू यादव, जिसको कोर्ट ने सजा याफ्ता घोषित किया हुआ है, दोषी ठहरा दिया है, वो कोई अभियुक्त अब नहीं है। तो भाई एक तरफ अडानी अंबानी के भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं और एक ऐसे व्यक्ति को आप बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं जिसको अभी अभी आईआरसीटीसी स्कैम में नामजद किया गया है ना? तो आप सोचिए आपके क्रेडेंशियल्स कहां पे हैं।
भ्रष्टाचार को लेकर के आप हमेशा एक लंबी मुहिम चलाते हैं कि नरेंद्र मोदी और अडानी का आपस में साठगांठ है, ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहे हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पूरे परिवार के ऊपर जमीन हड़पने का इतना बड़ा आरोप और आज तो अमित शाह ने एक एक करके भ्रष्टाचार के नाम सारे घोटाले के नाम गिनवा दिए। बिल्कुल। अब बताइए, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा बिहार में कहां टिकेगा? नहीं टिकेगा ना। तो राहुल गांधी के लिए चीजें बड़ी मुश्किल होने वाली हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक ऐसी चीज वहां पे उभर आई है, ये कृष्णा अल्लावरू को लेकर के, कि राहुल गांधी बहुत ही मुश्किल में पड़ेंगे, उनके लिए वहां जवाब देना मुश्किल होगा। लेकिन अभी देखते हैं 28 को वो जाते हैं तो क्या होता है, वो मैनिफेस्टो में वो क्या लिखते हैं और अपने कैडर को कैसे समझाते हैं। जाएंगे भी या नहीं, ये भी तो अभी फिलहाल कंफर्म नहीं ये है। भी कंफर्म नहीं है। हो सकता है चीजें इतनी तेज हो जाए, आग इतनी तेज हो जाए कि शायद वो एरोप्लेन के पास जाकर के वहां से लौट जाए, ये भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी राहुल गांधी के साथ संभव है। सर, एक और सवाल मेरा आपसे है, एसआईआर का एजेंडा राहुल गांधी ने खूब उठाया, सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक में उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सवाल ये है कि अब तो चुनाव आयोग ठान चुका है कि नहीं वो एसआईआर पूरे देश में कराएगा। अब तो 5 राज्यों में इसकी शुरुआत भी हो गई है। कैसे एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का पूरा एजेंडा फ्लॉप हो गया है? देखिए, बात सिर्फ इलेक्शन कमीशन का ही नहीं है। अब ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी ये मान लिया है कि जो एसआईआर है वो पूरी तरह से वैधानिक है और ये इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। भाई, दुनिया में कोई भी ये नहीं कह सकता कि किसी भी देश में कोई ऐसा व्यक्ति वोट डालने जाए जो उस देश का नागरिक नहीं है। और कौन इस देश का नागरिक है कि नहीं है, चुनाव देने के लिए कौन बूथ पे जाएगा, उसका निर्धारण करने का अधिकार हमारे देश के संविधान ने इलेक्शन कमीशन को दिया है। तो पहली बात तो यह है कि ये लोग जो हो हल्ला मचाए हुए थे, जितने भी हैं, चाहे ये कांग्रेस पार्टी हो या ममता बनर्जी हो। अब मैं आपको बताऊं, 1 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया संभवतः बंगाल में शुरू होने वाली है। अब ममता बनर्जी को तो नींद नहीं आएगी, बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों ने ये जितने घुसपैठिए हैं उनको वोटर लिस्ट में शामिल करवा दिया है। और इनको गुमान तो इसी बात का रहता है ना कि ये जो घुसपैठिए हैं ये हमको वोट देंगे। और इसलिए बंगाल में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार की इतनी खबरें आती हैं और ममता बनर्जी उसको हंस के टाल देती हैं, वो अपमान कर डालती हैं हिंदू त्योहारों की, हिंदू जितने भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं उन सबों का अपमान कर डालती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ तो ये घुसपैठिए हमारे साथ हैं, ये मुसलमान वोट हमारे साथ है। घुसपैठिए ज्यादातर बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, तो उनके लिए तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो ममता बनर्जी की प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों एक ही पेज पे है। और आप याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब बिहार में एसआईआर हो रहा था और ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने लगभग बातें बहुत क्लियर कर दी थी कि अब एसआईआर का प्रारूप पूरे देश में भी अगर होता है तो इसी पैटर्न पे होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। मैं आपको सिर्फ एक चीज बता दूं कि जो 5 राज्यों की आपने चर्चा की, जिसमें से कि आपको केरल है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, वेस्ट बंगाल है और असम है। असम में शायद थोड़ी देर हो, इसकी वजह यह है कि असम एनआरसी पे काम कर रहा है ऑलरेडी, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है उस पर वो काम कर रहा है। और असम का ये कहना है कि पहले हम एनआरसी को फिनिश कर लें, उसके बाद हम लोग एसआईआर करेंगे। तो थोड़ी देर हो सकता है कि असम के साथ हो, लेकिन इन 5 राज्यों के अलावा खबर ये भी आ रही है कि कम से कम 10 राज्य ऐसे हैं और 1 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिनमें एक साथ एसआईआर का काम शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन का प्लान ये है कि 2 फेज में इसको करवाया जाए। पहले फेज में लगभग 10 से 11 राज्य होंगे, 1-2 और राज्य आप ऐड कर लीजिए, फिर दूसरे फेज में बाकी के राज्य होंगे। लेकिन जो पहले जो 10 राज्य होंगे उनमें ये 5 राज्य जिनमें अगले साल चुनाव होने वाले हैं ये होंगे। असम में थोड़ी देर हो सकती है। ये जो एसआईआर है ये एक तरह से राहुल गांधी के चेहरे पे बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भाई इस देश में उन लोगों को वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं होगा जो यहाँ के नागरिक नहीं हैं, और हर किसी को यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं और हम एलिजिबल हैं वोट प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। तो एसआईआर को लेकर भी झटका, बिहार चुनाव को लेकर भी झटका, साथ ही कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। पीएम मोदी की मां के खिलाफ जो अपशब्द बोले गए उसमें तो लगातार ये मसला कोर्ट पर ही चल रहा है। कल सुनवाई हुई थी, हालांकि सुनवाई कल टल गई, अगली तारीख सामने आ गई है। 6 नवंबर की वो तारीख है जिसमें सुनवाई होगी और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ सबूत भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये मुद्दा राहुल गांधी के लिए कितना बड़ा झटका देने वाला है? ये बहुत बड़ा झटका है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आमतौर पे ये जहां पे नरेंद्र मोदी की मां को, वो भी जो मां गुजर गई, उनको जो गालियां दी गई वो एक मंच से दी गई, जो राजद और कांग्रेस का वो महागठबंधन का एक मंच था। कार्यकर्ता किसको फॉलो करता है? कार्यकर्ता हमेशा अपने नेता को फॉलो करता है। आप थोड़ा पीछे जाइए और ये देखिए कि जो राहुल गांधी है, ये चौकीदार चोर है का जब नारा चला था, उस वक्त क्या क्या बातें नरेंद्र मोदी के बारे में कही गई हैं।
मुझे एक वो विजुअल्स भी याद है कि प्रियंका गांधी एक जगह पे जाती हैं, वहां पे कुछ बच्चे खड़े होते हैं और बड़े अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, बच्चे इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 8-10 साल के बच्चे हैं, वो इस्तेमाल करते हैं और प्रियंका गांधी उनको हंसते हुए मना करती हैं, डांटती नहीं है, हंसते हुए मना करती हैं। कहने का मतलब ये है कि इस लेवल के लोग जब अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये ट्रिकल डाउन होकर के जो नीचे का कार्य करता है वहां तक पहुंचता है। इसलिए ये जो केस हुआ है राहुल गांधी के ऊपर, प्रियंका गांधी के ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर, ये बहुत जायज है। वो ये कह के नहीं निकल सकते कि हम सीधे सीधे इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उनके ऊपर आरोप ये है कि आपने रास्ता दिखाया है, आप जो इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आप इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। एक तो चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री को ही आप कह रहे हैं चोर है। मान लीजिए कल को आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या आपके बारे में भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाए? तो आपने जो रास्ता दिखाया उसी का ये परिणाम है कि आज लोग प्रधानमंत्री की मां को भी अटैक करने से नहीं झिझकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए दोष निश्चित रूप से राहुल गांधी के पास है, उनके ऊपर ये दोष आएगा, प्रियंका के ऊपर भी दोष आएगा और सोनिया गांधी के ऊपर भी दोष आएगा, क्योंकि इन सब लोगों ने कभी न कभी अपशब्दों का प्रयोग किया है, शालीन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। सारी जो मर्यादाएं होती हैं उनको ये लांघा है इन लोगों ने। और कोर्ट निश्चित रूप से, मैं ये मानता हूं कि कोर्ट को इस पर बहुत ही सख्त एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, ताकि राजनीति में जो शुचिता है, भाषा की शालीनता है, वो बनी रहे। और इसके जब तक आप सजा नहीं देंगे तब तक ये लोग सबक नहीं सीखेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बात बिहार की हो या दिल्ली की, कांग्रेस की दुर्दशा का एक ही नाम है, राहुल गांधी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो समझौता हुआ है उसने साफ कर दिया कि कांग्रेस अब सिर्फ एक साइडलाइन प्लेयर बन चुकी है। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया गया, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम की कुर्सी का वादा मिला, लेकिन कांग्रेस को क्या? कांग्रेस को मिला सिर्फ और सिर्फ अपमान का पैकेट, जिस वजह से कांग्रेस में विद्रोह की भी शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस में धड़ाधड़ इस्तीफा भी राहुल गांधी को और ज्यादा कमजोर कर रहा है। तो आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।